वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 8 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो रिटन स्टेटमेंट क्या है? जो डिफेंडेंट की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया जाता है अपने डिफेंस में, जब भी उसके अगेंस्ट कोई केस होता है। जैसे कि ए ने बी के ऊपर केस किया तो ए प्लेंटिफ कहलाएगा और बी क्या है? डिफेंडेंट कहलाएगा। और प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट कोर्ट में दाखिल करके केस दाखिल करेगा और जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करके क्या है? केस में अपना डिफेंस प्रतिरक्षा रखेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस ऑर्डर को। इसमें जितने भी सारे रूल्स है उसको वन बाय वन समझते हैं। तो लिखित कथन किसे कहते हैं? प्रतिवादी उस पर सम्मन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। परंतु जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाएं वे निर्दिष्ट फाइल किया जाएगा और अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जो सम्मन की तारीख से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा। तो रूल 1 ये कहता है कि रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट शैल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ service of summons on him present a written statement of his defense, provided that where the defendant fails to file the written statement within the set period of 30 days shall be allowed to file the same on such other days as may be specified by the court for reason to be recorded in written words, which shall not be later than 19 days from the date of service of summons। यानी कि 30 दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को दाखिल करना होता है अपने डिफेंस में। और अगर कोई रीजन है, कोई स्पेसिफिक रीजन है, कुछ उचित कारण है, तो आप 90 दिन का कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टाइम पीरियड बढ़ा दें। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है, लेकिन 90 दिन से अधिक का नहीं होगा। तो ये बताया गया है रूल 1 में। रूल 1 का ए कहता है कि प्रतिवादी को वे दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है यह निर्भर करता है। उस डॉक्यूमेंट्स के डिफेंडेंट को पेश करना होगा जिस पे वह अपना डिफेंस रखना चाहता है, या जिस पे उसका सारा जो केस का जो प्रतिरक्षा जो अपनी उसने करनी है, उस डॉक्यूमेंट्स को वो कोर्ट में पेश करेगा। जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है, उसके डिफेंस का जो आधार है वो कोई डॉक्यूमेंट्स है, या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है, वहां वे ऐसे दस्तावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा। रिटन स्टेटमेंट के साथ बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट से वह अपना डिफेंस रखना चाहता है और उसे वह उसके द्वारा लिखित कथन उपस्थापित किए जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा। उसी समय दस्तावेज उसकी एक कॉपी लिखित कथन के साथ फाइल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें वह अपना डिफेंस रखना चाहता है उसकी एक कॉपी है उस रिटन स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में दाखिल करेगा। नेक्स्ट जो कहता है सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां किसी ऐसी दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे और शक्ति में है। अगर जो डिफेंडेंट है उसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ये प्रिस्क्राइब करेगा उस रिटन स्टेटमेंट में कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वह किसी अदर पर्सन के पास है, तो ये वह अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखेगा। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए किंतु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना बात की सुनवाई के समय उसी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट उसने अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाना था लेकिन वह नहीं लगाता है, तो उसको जब एविडेंस होने हैं तो उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर कोर्ट परमिट नहीं करती है तो। नेक्स्ट है कि इस नियम की कोई बात ऐसी दस्तावेज को लागू नहीं होगी जो वादी के साक्ष्यों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए जाए या साक्षी को केवल उसकी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाए, तो उस पर यह बात अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं रूल 2
रूल 2 कहता है कि नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा। प्रतिवादी को न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होंगी जिसमें यह दर्शित होता है कि बाद और विधि की दृष्टि से वह व्यवहार सुनने हैं या सुनने करनी है, और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे ना उठाए जाएं तो यह संभाव्य है कि उसके सहसा सामने से विरोधी पक्षकार है चकित हो जाएगा और जिनसे तथ्य के ऐसे विवादक पैदा हो जाएंगे जो बात पत्र में पैदा नहीं होते हैं। उदाहरणतः कपट, परिसीमा, निर्मुक्ति, संदाय पालन या अवैधता दर्शन करने वाले तथ्य कि जो रिटन स्टेटमेंट में दाखिल किया जाए कि जो केस को दाखिल करने का टाइम पीरियड था वो तो खत्म हो चुका है, उसके बाद ये केस दाखिल किया गया है। तो ऐसे तरह के जो फैक्ट्स हैं जो न्यू किसी विशेष तथ्य हैं, विशेष फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड, तो वो भी रिटन स्टेटमेंट में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है कि प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा, डिनाइड टू बी स्पेसिफिक। प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साहत्य प्रत्याख्यान कर दे। इट मीन कि वह ये नहीं है कि वो जो कहते हैं किसी बात को जो प्लेंटिफ के द्वारा कही गई है उसको तुरंत ही क्या है डिनाइड कर दे कि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उससे उसका कारण रीजन बताना होगा कि वह किस तरीके से वह ये मना कर रहा है। प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किंतु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिवचन का विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है। जिसको वह सत्य नहीं मानता है उसको भी क्लैरिफाई करे कि जो मेरी नजरों में क्या है गलत है। तो इस तरीके से सारा स्पेसिफिक जो है उस रिटन स्टेटमेंट में लिखना होता है। ये नहीं कि आप खाली जो वादी ने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो सारे आप डिनाई करे जाए और कहें कि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर रीजन देना होगा, पहले प्रॉपर क्लैरिफिकेशन करना होगा और आपके पक्ष में जो डिफेंस है वो भी लिखना होगा। नेक्स्ट जो आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है वक्षलपूर्ण प्रत्याख्यान। इट मीन्स जहाँ प्रतिवादी बाद में के किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है वहां उसे वैसा वात्सल्यपूर्ण तौर पर नहीं करना चाहिए वरन सार की बात का उत्तर देना चाहिए। उदाहरणतः यदि यह अभिकथित किया जाता है कि उसने एक निश्चित धन की राशि प्राप्त की तो यह प्रत्याख्यान कि उसने वह विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की पर्याप्त नहीं होगा, वरन उसे यह चाहिए कि वह प्रत्याख्यान करे, मना करे कि उसने वह राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया, या फिर यह वर्णित करना चाहिए कि उसने कितनी राशि प्राप्त की। और यदि अभिकथन विभिन्न परिस्थितियों सहित किया गया है तो उन परिस्थितियों सहित उस अभिकथन का प्रत्याख्यान कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि एक प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई मनी ली है, आप कहते हैं नहीं मैंने तो ली नहीं, तो आपको प्रॉपर क्लियरिफिकेशन करनी होगी अपने रिटन स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान, स्पेसिफिक डिनाइल। यदि बात पत्र के तथ्य संबंधी हर अभिवचन जो प्लीडिंग्स का विनिर्दिष्ट यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, यानी कि अच्छी तरीके से क्या है प्रॉपर उसका मना नहीं किया जाता है किसी बात पत्र में जो तथ्य फैक्ट्स लिखे हुए हैं, या प्रतिवादी के अभिवचन में वह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। यानी कि कुछ फैक्ट्स जो उस प्लेंट लिखे हैं और डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में उसको मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया, तो उस केस में वो एक्सेप्टेबल माने जाएंगे कि जो डिफेंडेंट है उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट परंतु इसमें प्रोवाइडेड दैट है कि परंतु ऐसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय सुविवेकानुसार कर सकेगा। यानी कि कोर्ट को लगता है कि जो इस
फैक्ट्स को क्या है साबित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है, जहां डिफेंडेंट ने अपना जो रिटन स्टेटमेंट है वो दाखिल नहीं किया है, वहां न्यायालय के लिए बात पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहां तक नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, विधिपूर्ण होगा। जहां डिफेंस ही नहीं रखा गया है उस केस में कोर्ट जजमेंट दे सकती है, किंतु न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा विवेकानुसार कर सकेगा। लेकिन कोई फैक्ट ऐसा है जो कोर्ट कहती है आप इसको साबित कीजिए, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 की न्यायालय उपनियम 1 के परंतु के अधीन या उपनियम 2 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक ध्यान देगा कि क्या वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है। तो इस तरीके से अगर वह अपने विवेक का कोर्ट यूज कर रही है तो वह देखेगी कि क्या वो प्लीडर नियुक्त कर सकता था वादी या नहीं। नेक्स्ट है कि इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जो उस निर्णय को सुनाने के वक्त दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये वाला बताया गया है कि जजमेंट या डिक्री दी गई है और उस केस में क्या है डिक्री तैयार करने पे जो जिस दिन वो डिक्री दी गई है वो ही डेट मेंशन होगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है कि मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी। पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट where in a suit for the recovery of money the defendant claimed to set off against the plaintiff's demand any certain sum of money legally recovered by him from the plaintiff. It means जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारता की धन संबंधी सेवाओं से अनधिक धन की किसी अनिश्चित राशि जो वह वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है, वादी की मांग के विरुद्ध मुजरा का दावा कर सकता है कि डिफेंडेंट पे जो है प्लेंटिफ ने केस किया कि इसने मुझसे इतना धन लिया है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वह वो कर सकता है कि इसने पहले से मेरे से इतना लिया हुआ है तो इस पे मेरा बनता है। तो इस तरीके से मुजरा के लिए वह क्या है दावा कर सकता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं जो वादी के बाद में उसकी है। वहां प्रतिवादी मुजरे के लिए चाहे गए किसी ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा ना दे दी गई हो, यानी कि कोर्ट ने उसको ऑर्डर ना कर दिया गया हो तब तक नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं रूल 6 का सब रूल 2 कहता है कि मुजरा का क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। तो मुजरा का जो प्रभाव है, लिखित कथन का प्रभाव प्रतिवाद में के पत्र के प्रभाव के समान ही होगा, यानी कि रिटन स्टेटमेंट का जो प्रभाव है वह क्या है, वो जो बात पत्र प्लेंटिफ की तरफ से दाखिल किया जाता है ऐसा ही प्रभाव उस मुजरा का होगा जिसे न्यायालय मूल दावे या मुजरा दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए, किंतु डिक्रीड रकम पर प्लीडर को डिक्री के अधीन दे खर्चों के बारे में उसके धारणाधिकार पर उसके प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन संबंधी नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि खा को का 2000 रुपये वसीयत करता है और गा को अपना निष्पादक या अवशिष्टीय वसीयतदार नियुक्त करता है। खा मर जाता है और खा की चीज वस्तु का प्रशासन पत्र घा प्राप्त करता है। घा के पतव्यू के रूप में गा 1000 रुपये देता है, तब गा पर वसीयत के लिए घा बात लाता है। गा वसीयत के विरुद्ध 1000 रुपये के ऋण का मुजरा नहीं कर सकता क्योंकि वसीयत के संबंध में ना तो गा और ना घा की वैसी हैसियत है जैसी उनकी 1000 रुपये के संदाय के संबंध में है।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि का निर्वसतीय मर जाता है, उस समय वह खा के प्रति ऋणी है। का की चीज वस्तु का प्रशासन पत्र गा प्राप्त करता है और खा चीज वस्तु का भाग गा से मोल लेता है। गा के द्वारा खा के विरुद्ध लाए गए क्रय धन के बाद में खा मूल्य के मुकाबले में ऋण का मुद्रा नहीं कर सकता, क्योंकि गा की दो हैसियतें हैं। एक तो खा के प्रति विक्रेता की हैसियत जिससे वह खा परवाज लाता है, और दूसरी खा के प्रतिनिधि की हैसियत। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि का 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर खा परवाज लाता है। का के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए निर्णय खा के पास है। ये दोनों दावे निश्चित धनराशि मांगे होने से मुद्रा किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था रूल 6। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर रूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 8 की, सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करता है रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम से रिलेटेड है ये ऑर्डर 8। तो समझते हैं कि रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इसका रूल 6 तक समझा चुकी हूँ। अब स्टार्ट करेंगे रूल 6A से। तो रिटन स्टेटमेंट जो होता है डिफेंडेंट की तरफ से जब कोर्ट में वह अपना डिफेंस रखता है, उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति केस करता है कोर्ट में, तो वह अपना डिफेंस रखने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से क्या है, अपना पक्ष रखता है। तो उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन। सेट ऑफ होता है जिसे कि मुजरा कहते हैं, इसको हम समझेंगे, इसके डिफरेंस को समझेंगे। और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या अंतर होता है, सबको हम समझेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक जो प्लेंटिफ है, इस प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट के खिलाफ कोई केस किया। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया, तो उस केस में जो रिकवरी के मनी की रिकवरी के लिए कोई केस दाखिल किया, तो प्लेंटिफ ने क्या है 20,000 रुपए का केस किया कि डिफेंडेंट ने मुझे 20,000 रुपए देने हैं। लेकिन किसी अदर केस में या किसी अदर तरीके से डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के क्या है 30,000 रुपए क्या है उसके पास पहले से ही डिफेंडेंट के पड़े हुए हैं। लेकिन प्लेंटिफ ने ये कोर्ट से कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 20,000 रुपए लेने हैं। और डिफेंडेंट क्या है उसमें क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है कि मेरे इस पे प्लेंटिफ पे क्या है पहले से 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो जो 20,000 रुपए हैं उससे सेट ऑफ कर लिया जाए और जो भी अमाउंट बनता है वो प्लेंटिफ को दे दिया जाए। तो इस तरीके से सेट ऑफ हो जाएगा और उस केस में जो भी उसके 20 और 30 के अंदर जो भी डिफरेंस होगा वो प्लेंटिफ को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं काउंटर क्लेम क्या होता है। तो काउंटर क्लेम होता है कि कोई प्लेंटिफ ने कोई केस को दाखिल किया डिफेंडेंट के खिलाफ, और डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने कोई उसके पास एक ऐसा इशू है कि वह अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखता है कि मेरा तो इस वादी प्लेंटिफ के खिलाफ कुछ क्या है क्लेम बनता है। तो उस केस में वह अलग से डिफेंडेंट कहते हैं केस कोर्ट में ना दाखिल करके अपने रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम के थ्रू, यानी कि प्रति दावा करके काउंटर क्लेम के थ्रू क्या है प्लेंटिफ पे काउंटर क्लेम का केस कर सकता है। अपने रिटन स्टेटमेंट लिख सकता है कि मेरे को क्या है इस प्लेंटिफ से जो है इस तरीके का क्लेम चाहिए। तो इस तरीके से काउंटर क्लेम होता है। सेट ऑफ होता है कि कोई अमाउंट है, उस अमाउंट में क्या है एडजस्टमेंट कर ली गई कि डिफेंडेंट ने भी क्या है प्लेंटिफ को कुछ दिया हुआ है, प्लेंटिफ उसको इग्नोर करके डिफेंडेंट के खिलाफ केस कर देता है। लेकिन जब इसका डिफेंस का टाइम आता है तो डिफेंडेंट कहता है कि मेरी पहले ही रकम इस पे प्लेंटिफ पे पड़ी हुई है, उससे क्या है सेट ऑफ कर लिया जाए।
काउंटर क्लेम होता है एक अलग से आप कोर्ट में दावा न करके रिटन स्टेटमेंट में जो आप डिफेंस कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ ने अपने खिलाफ केस किया है, तो आप अपना डिफेंस रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें ही एक पार्ट काउंटर क्लेम का डाल सकते हैं और प्लेंटिफ से जो आपने क्या है कोई रिलीफ चाहिए है, कोई क्लेम चाहिए है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटर क्लेम। क्योंकि अगर अलग से केस दाखिल किया जाएगा डिफेंडेंट की तरफ से तो क्या है कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, प्रोसीडिंग्स बढ़ेगी और कंफ्यूजन भी होगा। तो उस केस में क्या है, इस जो काउंटर क्लेम है उसी रिटन स्टेटमेंट में दाखिल करके क्या है जो क्लेम प्लेंटिफ को चाहिए वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो रिलीफ कहते हैं डिफेंडेंट को चाहिए तो वो रिलीफ भी कोर्ट प्लेंटिफ से दिलवाएगी। तो फ्रेंड्स ये था। तो हम अब आ जाते हैं कि ऑर्डर 8 के कि रूल 6A क्या कहता है। रूल 6A कहता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, तो बाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन, रूल 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त, यानी कि इसमें सेट ऑफ का जो राइट था वो भी यूज कर लिया डिफेंडेंट ने, के अतिरिक्त क्या है वादी के दावे के विरुद्ध, जो वादी ने, जो प्लेंटिफ ने उसके अंगेज दावा किया है उसके विरुद्ध अंगेज क्या है प्रति दावे के रूप में अपने ऐसे अधिकार या दावे को, जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद का फाइल केस कोर्ट में दाखिल करने से पूर्व या पश्चात, किंतु अपनी प्रतिरक्षा यानी कि अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने से पहले या अपनी डिफेंस रखने से पहले जो सीमा है, जो सीमा में जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया जाता है 30 डेज या 90 डेज, उससे पूर्व क्या है अपना जो वाद हेतुक है, जो इशू है, जो काउंटर क्लेम है वो रखना होगा और या उठाना होगा, और ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं, तो इस तरीके से किया जा सकता है। परंतु यानी कि सेट ऑफ का भी राइट है डिफेंडेंट पे और काउंटर क्लेम का भी राइट है, बहुत अच्छा रहता है ये। परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा, यानी कि जो प्रतिदावा काउंटर क्लेम डिफेंडेंट की तरफ से किया जा रहा है तो उस कोर्ट को जुरिडिक्शन भी होना चाहिए, उस कोर्ट को अधिकार होना चाहिए उस केस का ट्रायल करने का, तभी ऐसा काउंटर क्लेम किया जा सकता है। सेकेंड है कि ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिवाद के प्रभाव के समान ही होगा, जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो। यानी कि जो दावा किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के लिए तो उस पे भी कोर्ट जजमेंट देगा, और जो डिफेंडेंट की तरफ से प्लेंटिफ के ऊपर कोई क्लेम किया गया है तो उसका भी जजमेंट क्या है कोर्ट एक ही केस में दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है, सब रूल 3 रूल 6A का, कि वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए फाइल करे। यानी कि जो प्रतिदावा यानी कि डिफेंडेंट के द्वारा जो काउंटर क्लेम किया गया है वादी के ऊपर, जिसने केस दाखिल किया है उस पर काउंटर क्लेम कर दिया गया है, यानी प्रतिदावा दावे के ऊपर दावा कर दिया गया है, तो वादी जो है प्लेंटिफ जो है वह उसका उत्तर रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट में दाखिल कर सकता है, अपनी डिफेंस रख सकता है वादी भी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिदावे को बात पत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो बात पत्रों को लागू होते हैं। यानी कि एक केस में जो है काउंटर क्लेम जोड़ा गया है, लेकिन अलग से ही वो एक तरह का केस है, लेकिन एक ही केस में दो केसों को निपटाया जा रहा है। तो जो प्रतिदावे काउंटर क्लेम का जो केस किया जा रहा है उसमें वही रूल जो ऑर्डर 7 है बात पत्र के लिए जो नियम लागू होते हैं वो सेम नियम सेम रूल रेगुलेशन क्या है काउंटर क्लेम में भी अप्लाई होंगे, प्रतिदावे के लिए अप्लाई होंगे। तो ये बात करी गई है रूल 6A में। रूल 6A के बाद आता है कि रूल 6B। रूल 6B कहता है कि प्रतिदावे का कथन किया जाना, काउंटर क्लेम टू बी स्टेट, जहां कोई प्रतिवादी प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर है, वहां वह अपने लिखित कथन में वह निर्दिष्ट कथन करेगा
कि वह ऐसे प्रतिदावे के रूप में कर रहा है, यानी कि मेंशन करना होगा आपको रिटन स्टेटमेंट में कि ये मेरा काउंटर क्लेम का जो है क्लेम है, जो मैं जो प्लीडिंग्स लिख रहा हूँ वो काउंटर क्लेम की है, ये मेंशन करना होगा अपने रिटन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आते हैं रूल 6C। रूल 6C कहता है कि प्रतिदावे का अपवर्जन। जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और वादी यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्र वाद में किया जाना चाहिए। वादी कहता है कि जो काउंटर क्लेम के थ्रू जिस केस में रिटन स्टेटमेंट में ही क्या है एक काउंटर क्लेम जो है उस वादी पर प्लेंटिफ पे क्या है कर दिया गया है, तो वो वादी कहता है वो प्लेंटिफ कहता है कि इसके लिए अलग से कोई केस लाया जाए, इसी केस में क्या इसको ज्वाइन नहीं किया जाए। तो प्रतिदावे के रूप में क्या है स्वतंत्र केस करना चाहिए। वहां वादी प्रतिदावे के संबंध में विवाद को के तय किए जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे प्रतिदावे का अपवर्जन किया जाए और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई करने पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो ठीक समझिए। तो वादी के द्वारा कहा गया कि काउंटर क्लेम इसी केस में ना किया जाए, अलग से एक केस दाखिल किया जाए मेरे खिलाफ, इसी केस में क्या है इसका निपटारा ना किया जाए। तो ऐसा आवेदन कर सकता है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई भी। तो रूल 6D कहता है बात के बंद कर दिए जाने का प्रभाव। यदि ऐसे किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, काउंटर क्लेम कोई डिफेंडेंट करता है, तो उस केस में जो कहते हैं वादी पर वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि कोई क्लेम उठाया गया हो, काउंटर क्लेम प्रतिवादी द्वारा किया गया है, एक प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के ऊपर काउंटर क्लेम किया गया है, प्रतिदावा किया गया है और कोर्ट को लगा कि ये केस जो है रोक दिया जाना चाहिए, तो वो कोर्ट केस रोक देगी, लेकिन जो काउंटर क्लेम का जो दावा किया गया है उसकी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेगी। ये कहता है रूल 6D। तो रूल 6E क्या कहता है? वो कहता है कि प्रति दावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। यदि वादी द्वारा दिए गए प्रति दावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है, डिले करता है, तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रति दावे के संबंध में जो उसके विरुद्ध किया गया है निर्णय सुना सकेगा और प्रति दावे के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी कि वादी के ऊपर काउंटर क्लेम किया गया, उसने उसका उत्तर नहीं दिया, डिले करी, तो उसके खिलाफ यानी जिसने केस दाखिल किया उसी के खिलाफ क्या है कोर्ट केस डिसाइड कर सकती है। ये कहते हैं रूल 6E। रूल 6F क्या कहता है? रूल 6F कहता है जहां प्रति दावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष। जहां किसी बाद में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में मुजरा या प्रतिदावा सिद्ध कर दिया जाता है और ऐसा कोई अतिशेष पाया जाता है जो यथास्थितिवादी या प्रतिवादी को सौदे है, वहां न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में जो ऐसे अतिशेष के लिए हकदारों निर्णय दे सकेगा। यानी कि जो काउंटर क्लेम किया गया है उसमें सक्सेसफुल रहता है उसको प्रूफ करने में डिफेंडेंट, तो उस केस में जो जिसके भी द्वारा चाहे वादी के द्वारा कोई रकम जो है देने वाली है या प्रतिवादी के द्वारा देने वाली है, उस केस में कोर्ट डिसीजन दे सकती है दोनों के खिलाफ कि हाँ आप इस रकम को क्या है उस व्यक्ति को जो उसका हकदार है उसे दें। रूल 6G क्या कहता है? रूल 6G कहता है कि लिखित कथन से संबंधित नियमों का लागू होना। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन से संबंधित नियम प्रतिदावे के उत्तर में फाइल किए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। जो रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी के द्वारा दिया जा रहा है, जब काउंटर क्लेम डिफेंडेंट के द्वारा किया जाता है, तो वादी भी रिटन स्टेटमेंट में जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा उसमें सेम रूल 8 जो है अप्लाई होगा। तो ये बताया गया है रूल 6G में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूल 7 कहता है डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स।
पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुद्रा, जहां प्रतिवादी पृथक या सुभिन्न तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा के या मुद्रा के कई सुभिन्न आधारों पर निर्भर करता है, वहां उसका कथन जहां तक संभव हो सके पृथकता और सुभिन्न किया जाएगा। जहां ग्राउंड्स अलग हैं वहां वो ग्राउंड्स अलग ही उस रिटन स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरक्षा का नया आधार, न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बात के संस्थित किए जाने के या मुद्रा का दावा करने वाले लिखित कथन के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है, यथास्थिति प्रतिवादी या प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा। यानी कि कोई नया आधार डिफेंस का, प्रतिरक्षा का कोई नया आधार केस को दाखिल करने के बाद क्या है अराइज हुआ है, तो उस केस में क्या है रिटन स्टेटमेंट के उसको मुद्दे को उठाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल्स 8A। रूल 8A ऑर्डर 8 का बताता है कि प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्तव्य जिसके आधार पर उसने अनुतोष का दावा किया है, ये रिपील किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, पश्चातवर्ती अभिवचन। प्रतिवादी डिफेंडेंट के लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुद्रा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधों पर जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय पक्षकारों में किसी के भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन के अनधिक का समय नियत कर सकेगा। यानी 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट वादी या प्रतिवादी दोनों के द्वारा किया जाना है, तो उसमें क्या है वह ऐसा ऑर्डर कर सकता है। रूल 10 कहता है कि जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया proceeding when party fail to present written statement called for by court। जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा और बात के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसा निर्णय सुनाने के पश्चात डिक्रीट को तैयार की जाएगी। यानी कि अगर वह असफल रहता है उस टाइम पीरियड में अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने में, तो वादी या प्रतिवादी दोनों में से किसी के भी खिलाफ कोर्ट डिसाइड कर सकती है केस को। ये कहता है रूल 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म हुआ ऑर्डर 8। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं रूल 1 to लेके 6 तक समझा चुकी हूँ, और इस सेकंड वीडियो में मैंने समझाया है रूल 6A से लेके रूल 10 तक। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रूल 9। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।